एक तरफ ये तस्वीरें देखिए, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ मेरठ की तस्वीरें हैं। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, गोविंद मुर्दाबाद। कोई भी सांसद बीजेपी का या वोट में मांगने नहीं आना, अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। और अब आप एक दूसरा हिस्सा भी देखिए कि देश में क्या चल रहा है। यहाँ देखिए रैलियां हो रही हैं, सेल्फी वीडियो बनाई जा रही है और एम्बुलेंस को रास्ता देने का दिखावा भी किया जा रहा है। पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां रैली होती है, एम्बुलेंस का आना तो तय है। जैसे किसी भी कथा में, किसी भी भागवत में भगवान का आना तय माना जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है तो एम्बुलेंस वहां ना आए तो रैली पूरी ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों तस्वीरों में सबसे जरूरी क्या है। यदि आप प्रधानमंत्री के पद पर होते तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता? आप तुरंत कहेंगे कि जो देश में हिंसा हो रही है इस पर पहले मैं देखता, फाइलें मंगवाता, क्या कुछ चल रहा है। मेरठ में जो तमाम सारे लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, इस पर मैं बात करता। मणिपुर में जो प्रदर्शन किया जा रहा है मैं इस पर बात करता। लेकिन आप होते ना तब ये बात करते। दुर्भाग्य से आप नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां करना जानता है। वो देश हित में कोई भी बातचीत करना ठीक नहीं समझता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात लोगों पर थोपना ठीक समझता है। इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजीव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने संक्षेप में सब कुछ बता दिया, देश में क्या चल रहा है और हमारे जो नेताजी हैं वो कहाँ पे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? नेताजी के साथ ये पुराना ट्रेजेडी है जो आपने अभी एम्बुलेंस वाली बात बताई। ये पहली घटना नहीं है। स्क्रिप्टेड जो इनका ये बार बार हो रहा है ये सब जनता भी जानती है। अब आपको जनता को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप हमारे अपने जनपद में ही देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आसपास के 2-4 किलोमीटर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है और बार बार एम्बुलेंस जा रही है, इसका मतलब स्क्रिप्टेड है। तो प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काला धन और नौकरी और ये सारी चीज़ें बताई थी, जी जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो उनकी फुस हो गई हैं। तो वो हर जगह जाते हैं और हर जगह जाके वो यही ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपको ध्यान होगा पंजाब में भी उन्होंने काफिले के सामने से आ गए थे। ये उन्हीं के लोग रहते हैं। ये बाकायदा जैसे फिल्मों में चलता है, डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लिखता है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरी चीज़ें चलाई जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इनकी व्यवस्था उस हिसाब, और इसका मकसद क्या है कि जनता के जो सवाल हैं, अभी चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, 5 राज्यों का चुनाव देख लीजिए। आपने देखा होगा इनका 1-2 स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं इनको। मैं दूसरी चीज़ आप नहीं, आपने कहा इस अपने उसमें पूरी कर दीजिए कि एक तो इनके काफिले में कुछ ना कुछ होता है और दूसरा लास्ट में, हर चुनाव के लास्ट में रोते जरूर हैं, इनकी आंखों में आंसू जरूर निकलते हैं। तो इनका जो इमोशनल कार्ड है, अब इनका जो इमोशनल कार्ड को जनता समझ रही है। वो बता देती है कि ये जाएंगे तो एम्बुलेंस आएगी, अब चुनाव का लास्ट है तो रोएंगे। और इतना ही नहीं, हर जगह इनका रिश्ता भी निकल आता है पुराना। हाँ, ये जहाँ जाते हैं, मणिपुर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, सेना के बीच में जाएंगे, खिलाड़ियों के बीच में जाएंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये वास्तव में क्या बनना चाहते थे, और वास्तव में इनको जो बनना था, इनका काम था कि अंबानी और अडानी की नौकरी करना। वही अंबानी अडानी की नौकरी करके पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथ में बेच दिया है। आप मीडिया के माध्यम से कितना भी फैलावें, उसका कोई असर नहीं। जनता के बीच में इनकी जो छवि है, जनता के बीच में इनकी जो स्थिति, और जनता की ही नहीं, अब तो आरएसएस के लोग भी इनको आउटडेटेड मान के रिजेक्ट कर चुके हैं। आरएसएस के लोगों ने भी, आपने सुना होगा, मोहन भागवत जी ने कहा असम में आरएसएस के लोग का मतलब भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे। तो इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम हिला हुआ, क्योंकि झूठ के तो पाँव होते नहीं। तो झूठ के चूंकि पाँव नहीं होते तो इनके झूठ के पाँव खत्म हो गए, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। और ये हर जगह, नोएडा से लेके, मणिपुर से लेके, मेरठ हो या और कहीं भी हो,
ये सारी जगह इस बात को गवाही दे रहे हैं कि जनता इनसे ऊब चुकी है और अब इनके जाने का वक्त आ गया है। अच्छा, ये बताइए, मेरठ की आपने तस्वीरें देखी, जी। तमाम सारे लोगों ने कहा कि इससे अच्छा हमें फांसी दे दो। कुछ लोगों की ऐसी भी तस्वीर आई, ऐसे भी बयान देखने को मिले कि कह रहे हैं ईरान भैया अमेरिका पे और इजराइल पे बम न गिरा करके सीधे ही मेरठ में गिरा दो। रोज रोज का दुख देखने से अच्छा है कि हम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएं। नोएडा की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, तमाम सारी, किस तरीके से महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और उनका जो शोषण किया जा रहा है कंपनियों में मालिकों के द्वारा। दूसरी तरफ एक दिन का 300 रुपये 400 रुपये उन्हें मिलता है, बच्चों की दवाई नहीं हो पा रही, फीस नहीं हो पा रही, खाना नहीं हो पा रहा है। गैस की किल्लत के दौरान भी तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली कि हाँ, घर में खाना नहीं बन रहा है, बच्चे मुरमुरा खा करके अपना पेट पाल रहे हैं, और इन सब पर प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री का सीधा जो मतलब है, आपने मणिपुर की घटना, मणिपुर में इतनी घटना हो गई, इतने दिनों तक मणिपुर जलता रहा। प्रधानमंत्री जी ने बोलना, जाना तो छोड़ो, बोलना भी वहाँ पसंद नहीं किया। प्रधानमंत्री के पास दो चीज़ें हैं, एक तो प्रधानमंत्री बोलें तो क्या बोलें, उनके पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। झूठ बोल के उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। इसलिए अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों से, कि दो चीज़, एक तो कि एक बहुत पुरानी कहावत हमारे देहात में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम झूठ पर तैयार हुआ, ये चूँकि ये हिटलर से प्रेरित हैं, इनकी नाजी पार्टी से प्रेरित हैं, तो उनका जो एजेंडा था वही एजेंडा इन्होंने यहाँ भी लागू किया है। इन सब का मकसद एक ही चीज़ होता है। इनके अपने गुरुओं ने भी कहा है, जो गोलवरकर हैं और भी जो गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि 5% लोगों को सिर्फ वोटिंग का राइट होना चाहिए। 95% यानी 5% लोग ऐसे रहें जो पढ़ें लिखें सक्षम रहें। 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मजदूरी करें और 8 घंटे 12 घंटे, अब तो 12 घंटे का इनके एक कोई अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले बताया था कि मजदूरों को 12 घंटे काम करना चाहिए। तो इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये मजदूर विरोधी सिस्टम है, किसान विरोधी है, आम आदमी विरोधी, गरीब विरोधी। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट परस्त सरकार है, और उस कारपोरेट परस्त सरकार के वजह से ये जो हम आज झेल रहे हैं, क्या ज़रूरत थी। ईरान हमारा पुराना मित्र है। झूठ कितना बोलते हैं, एक चीज़ और भी समझ लीजिए। एक कहानी गढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से, गोंडा जिले की हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ईरान ने 65 में हमारा विरोध किया था। ईरान हमारा मित्र कब से है। दरअसल होता क्या है कि इतिहास को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, ये बहुत बखूबी ये लोग जानते हैं। 65 में अमेरिका परस्त सरकार ईरान में थी, और उस अमेरिका परस्त सरकार ने, चूंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ था 65 और 71 में, तो उस सरकार ने विरोध किया था। जब 1979 में जब वहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई है, जो भी रेवोल्यूशन हुआ हटे, वो जो सरकार आई, उस सरकार ने कश्मीर के मुद्दे के हर मुद्दे पर भारत का साथ दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कुछ अंदरूनी दबाव के कारण ईरान से वो समझौता तोड़ देते हैं और अमेरिका के पाले में चले। देश हित, जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूं, कि एक प्रधानमंत्री को या एक किसी भी पार्टी को, पहला क्या है, जब हमारा देश रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, तब राजनीति होगी, तभी आप भी रहेंगे, तभी हम भी रहेंगे। वहाँ ये नहीं है, वहाँ देश से मतलब नहीं है, वहाँ सिर्फ अपने और कुछ अपने चंद्र मित्रों पर। राहुल गांधी जो कहते हैं हम दो हमारे दो, तो वो जो उनकी थ्योरी, हम दो हमारे दो की दो जो थ्योरी है, उस थ्योरी के मद्देनजर ये पूरा काम कर रहा है। और आप देख लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया है। और जनता से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरठ के जिन लोगों का भी हमने क्लिप भी देखा और नोएडा के भी लोगों का क्लिप देखा, हम सारे लोग एक चीज़ शुरू से कह रहे हैं, वो लोग जो इन ताकतों को पहचानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि नंबर सबका आएगा। आप ये मत समझिए कि आपका नंबर नहीं आएगा। बस ये है कि आपको मारेंगे तो हमको सहलाएंगे, फिर हमको मारेंगे तो तीसरे को सहलाएंगे, तीसरे को मारेंगे, मारे सब जाएंगे जो भी इस कारपोरेट सरकार। और ये लड़ाई और कुछ नहीं है, ये सिर्फ कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरीके से उनके हित में कानून बनाए जाए, किस तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके खिलाफ आने वाले समय में कोई आवाज़ ना उठ सके, ये
ये पूरा का पूरा सिस्टम वही हुआ है। सेंट्रल मार्केट मेरठ का है स्थिति। कल तक वो लोग, अभी आपके इंटरव्यू में हमने देखा है कि कल तक वो लोग कह रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि एक विशेष वर्ग के खिलाफ वो बोल रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। आज जब उनके ऊपर बीती है तो दुखद। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है, हर आदमी को कुछ भी बोलने से पहले राष्ट्रहित का पहले ध्यान रखना चाहिए। तो राष्ट्रहित का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो नंबर सबका आएगा, हमारा आपका भी आएगा। अगर हम आप आज चुप रहे तो इतिहास भी हमको आपको माफ़ नहीं करेगा, और जो हमारे आपकी पीढ़ियां हैं वो हमसे सवाल पूछेंगी, आपसे सवाल पूछेंगी। तो इसलिए सिर्फ जरूरी है कि इस समय जो ये घटनाएं घट रही हैं, इस पर हमको प्रतिक्रिया भी देनी है और इसका हमको विरोध भी करना है, और उन सारे लोगों के साथ में कम से कम खड़े रहना है। तो जिस तरीके से तमाम सारे लोगों का आपने बयान देखा और आप बता रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दबाव में ही इसलिए ऐसा फैसला ले रहे हैं। एक तरफ देश है जो पूरा प्रदर्शन कर रहा है, एक तरफ है जो मोदी जी दबाव में है। तो ये दबाव उनका खत्म कैसे हो और लोगों की जो समस्याएं हैं इससे वो निजात कैसे पाएं? क्या ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी? नहीं, चीज़ें तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो चीज़ें तो ऐसी नहीं चलेंगी। हिटलर नहीं चले, इनके जो क्या कहते हैं आइडियल थे, उनको हत्या करनी पड़ी। ये हिटलर के मतलब आइडियोलॉजी पे चलते हैं। बिल्कुल 100% इनका हिटलर का, इनकी पूरी आइडियोलॉजी हिटलर पर है। उसको भी उनके भी प्रचार मंत्री रहा करते थे जो खाली झूठ फैलाते थे। उनका भी एक सिस्टम हुआ करता था कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर आप अपने आदमी बैठा दीजिए। अब जनता तो लड़ाई लड़ रही है कि जनता के हाथ में कुछ नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, 150 सांसदों को बाहर निकाल के एक निर्णय होता है पार्लियामेंट में कि मुख्य चुनाव के ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया। सब राष्ट्रपति से भी ऊपर कर दिया। और वो मुख्य चुनाव कौन है? हर विवादित फैसले में उनका रोल रहा है। उनको उठाकर उन्होंने मुख्य, यानी उन्होंने एक तरफा मैदान बना दिया है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तानाशाह चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है? चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम नहीं, चुनाव आयोग बीजेपी ही है। बी टीम का कहाँ सवाल उठ रहा है? बी टीम तो, चुनाव आयोग तो बीजेपी की ए टीम है। चुनाव बीजेपी कार्यकर्ता कहाँ लड़ रहा है? चुनाव तो आयोग लड़ रहा है। आप हमको वोट देने वाले हैं तो आपका वोट कट। आप हमको वोट नहीं देंगे तो आपका वोट कट। यानी अगर आप भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने सर्वे करा रखा है, जब उनके पास सारी चीजें हैं, उनके पास उपलब्ध हैं, तो उनको मोटा मोटी ये मालूम है कौन सा वर्ग, कौन सा गांव क्षेत्र देहात तक। अभी मैंने SIR हुआ है, इसमें बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में SIR हुआ है, और इस SIR के में कई आपके माध्यम से भी हम लोगों ने कई खबरें देखी हैं कि BLO को फोन करके अधिकारी बताते हैं कि इस ग्रुप, इसका नाम काट दो, इस वर्ग का नाम काट दो, इस वर्ग का नाम काट दो। ये ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब है कि जो आपको वोट नहीं देगा उसका नाम कटेगा, जो आपको वोट देगा उसका नाम बचेगा। और ये उसी पैटर्न पे जा रहे हैं कि 95% वोट किसी न किसी बहाने बाहर, 5% लोग वोट करेंगे, और 5% लोग वोट करेंगे, वही सरकार बनाएंगे और वही पूरे चीज़ों का निर्णय करेंगे। उस 5% में उद्योगपति होंगे, बड़े बड़े राजनेता होंगे और बड़े बड़े अधिकारी होंगे। ये 5% वो लोग रहेंगे, जमींदार होंगे। इनके जो वो हाईली सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वो 5% रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए और सारी, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उतनी मजबूती से वो अपनी दावेदारी को दिखा पा रहा है, अपना स्टेटस मेंटेन कर पा रहा है? नहीं, विपक्ष कर क्यों ना रहे, विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आप ही एग्जामिनर हैं, आप ही पेपर बना रहे हैं, मतलब सब कुछ आप ही कर रहे हैं। स्टूडेंट जैसे मैं बहुत कुछ लिख के आया हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं बहुत कुछ लिख के आया हूँ, लेकिन एग्जाम काफी तो आप जांचेंगे ना, आप जीरो कर। आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का तो आपने देखा है मेयर वाले चुनाव में किस तरीके से, और उन सज्जन का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े करप्शन को ऑनलाइन जहां पकड़े गए, उस करप्शन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सीधा एक ही सवाल है कि विपक्ष लड़ रहा है, लेकिन पूरी मीडिया खरीद लिया। एक रवीश कुमार लड़ते थे नेशनल लेवल पर, एक रवीश कुमार थे जो इंडिया NDTV चैनल था, वो लड़ता था, बोलता अपनी बातें, गलत बातें नहीं, जो जनता का पक्ष रखता था, खरीद लिया उसको भी।
अब आपके पास कहाँ, आप कोई खबर थोड़ी ना देख रहे हैं, आप तो शुद्ध रूप से बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम देख रहे हैं, जो बीजेपी दिखाना चाह रही है आपको, जो बीजेपी समझाना चाह रही है, इनके आईटी सेल के माध्यम से, निजी चैनलों के माध्यम से। कुछ यूट्यूबर हैं जो बेचारे किसी तरीके से, भाई हर आदमी का जमीर थोड़ी ना बिक जाएगा, तो कुछ लोग अपने संसाधनों से, अपने हिम्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम है और आने वाले समय में उनके ऊपर भी गाज गिरना तय है। तो गिर ही रही है। अभी मुद्दा उठाया था संजय जी ने। हाँ, अभी सदन अभी में। हाँ, अभी आप देख ही लीजिए, मुद्दा उठाया तुरंत जेल। तो अब ये तो जनता को तय करना है कि इसका जवाब कैसे देना है। अच्छा, एक और क्लिप है जो वायरल हो रही है, अब चूंकि मीडिया की बात चल रही है। अशोक श्रीवास्तव जी की, दूरदर्शन के एंकर हैं, और टीवी डिबेट में जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की तुलना की, सावरकर के जूते के धूल के कण के बराबर भी राहुल गांधी नहीं है, तो इसे कैसे देखते हैं? क्लिप आपने देखी होगी शायद। हाँ, देखिए, दूरदर्शन के वो एंकर हैं, क्लिप हमने देखी। दरअसल क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मालिक होता है उसको प्रभावित करने के लिए लोग अनियंत्रित हो जाते हैं कि मालिक की नज़रों में हम कैसे चढ़ें, अनियंत्रित हो जाते हैं। अब उन्होंने सावरकर और राहुल गांधी की तुलना की, तो मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा इसमें। राहुल गांधी के इतने बराबर भी नहीं है सावरकर। सावरकर कौन है? सावरकर वही है जिन्होंने माफ़ी मांगी। अब वो बताते हैं कि आरएसएस के लोग बताएंगे कि सावरकर अंडमान की जेल में थे। ठीक है, थे, मानता हूँ मैं भी। उस अंडमान की जेल में हजारों लोग थे, हजारों ने कोल्हू के तरीके से उनको उसमें पेरा गया है, हजारों लोगों को जंजीरों में बांधा गया, हजारों लोग उसी खड़े, वो उनको जो सेल था जिसमें वो खड़े रहने की खाली जगह होती थी, ये अकेले थोड़ी ना थे भाई। अगर आप आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए हैं तो आप कोई पिकनिक थोड़ी ना करने गए हैं। आज़ादी की लड़ाई अगर हम लड़ने गए हैं और देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का हमने संकल्प लिया हुआ है, तो हम क्या सोच के गए थे कि वहाँ पिकनिक होगा? भाई कोई क्रूर शासक या कोई जो साम्राज्यवादी है, इतना आसानी से सरकार सत्ता थोड़ी ना छोड़ देगा, तो अंग्रेज इतनी आसानी से चले जाएंगे? अगर सावरकर ये सोच के गए थे किसी रोमानी फिल्म की तरीके से, तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर वो जानते थे कि आज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, मिली उनकी सज़ा, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग लिया, बात खत्म हो गई ना। फिर आपकी लड़ाई कहाँ रह गई? तो ऐसे लोगों को आप, अभी हम अशोक श्रीवास्तव जी का देख रहे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे थे, तो इसका मतलब अगर वो स्वतंत्रता संग्राम, तो आप नहीं मानते उन्हें, सावरकर को स्वतंत्रता से? अब अगर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो हमको तो फिर बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। फिर जैसे भाई जिस व्यक्ति को 60 रुपए अंग्रेज, भाई ये तो हम थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं। आप लोग उन्हें माफीवीर कहते हैं, बीजेपी उन्हें क्रांतिवीर कहती है। अब बीजेपी का अपना, भाई बीजेपी जैसे इस देश की पहली आतंकवादी घटना कौन है? इस देश की पहली आतंकवादी घटना है कि हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारी गई, उस व्यक्ति को गोली मारी गई जिसने, हम तमाम क्या होता, बहुत चीज़ों पर मतभेद होते हैं जी, लेकिन इस बात को निर्विवाद रूप से दुनिया मानती है, मैं नहीं, दुनिया मानती है कि अगर कोई वास्तव में जन नेता, जिसको कहते हैं पीपुल्स लीडर, तो वो महात्मा गांधी थे, जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग सड़क पर उतर आते थे। वो उस महात्मा गांधी की हत्या हुई, किसने किया? अंग्रेजों ने नहीं किया, हिंदुस्तानी ने किया। और ये बहादुर आदमी, इनको गुस्सा आया और उन्होंने मार दिया उनको। लेकिन जिन होटलों में और जिन उसमें इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, जब ये पढ़ते थे, ये भी पढ़ते होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़े होंगे, उनको किसी अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा नहीं है, किसी अंग्रेज को एक डंडी भी इन्होंने नहीं मारी। अगर आप वीर थे तो आप पेंशन किस बात का ले रहे थे? भाई इन्होंने तो नासिक के डिप्टी कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि हम इस 60 रुपए की जो इनको पेंशन मिल रही है हमारी कम है, तो डिप्टी कलेक्टर ने इनको, मतलब वो जो कलेक्टर साहब थे नासिक के, उन्होंने बताया कि हमारी जो सैलरी है उससे ज़्यादा आप पेंशन पा रहे हैं, तो हम तो कुछ लिख ही नहीं सकते, हम तो बहुत कम हैं। तो जो व्यक्ति पेंशन मांग रहा था, पेंशन, अब आप बहुत क्रांतिकारी, आपने देखे होंगे, आपने भी, और बहुत लोगों को हम भी जानते हैं जो आज़ादी के आंदोलन में भी थे, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मांगी। उनका सीधा कहना था कि हमने देश की आज़ादी की लड़ाई पेंशन के लिए नहीं लड़ी है,
हमने देश की आज़ादी की लड़ाई अपने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ी देश है। हित में लिया है, लोगों देश के हित लिए। में लिया है, मतलब हिंदुस्तान के हित में लिया है। हमने इसलिए थोड़ी ना लड़ी है कि हम जब देश आज़ाद होगा तो मतलब हम पेंशन ले उससे पेंशन लेंगे। जो लिया है उसको भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि दो उन्होंने। शब्द इनके लिए क्या कहेंगे अशोक जी के लिए? अब अशोक जी का जो ज्ञान है, हाँ, चूंकि अशोक जी को या तो प्रमोशन चाहिए होगा या तो कहीं उनके ऊपर कोई गाजगिरी होगी। इनका जो ज्ञान है, इस ज्ञान पे तरस आ रहा है हमको। और मैं इनसे कहूँगा कि ठीक है, चाटुकारिता करिए लेकिन उसकी अति मत कीजिए। और जिस तरीके की तस्वीरें हमारे देश से आ रही हैं, मैं वहीं पे वीडियो की जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं पे अंत करता हूँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? एक धड़ा है जो प्रदर्शन कर रहा है, जो जनता है, और जो नेताजी हैं हमारे, उन सब का फोकस, चाहे वो योगी जी का हो, चाहे वो मोदी जी का हो, सबका फोकस चुनाव पर है। तो क्या इस पर दो शब्द हैं आपके? देखिए, योगी जी और मोदी जी को जनता से तो मतलब है नहीं। क्योंकि एक चीज़ आदर्श जी आप समझ लीजिए कि इस लोकतंत्र की जो सबसे खौफनाक, अब जो लोकतंत्र का जो खौफनाक चेहरा है, लोकतंत्र में होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियां डरती हैं जनता से कि अगर हम जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। एक सीधा साधा एक फंडा होता है। योगी जी, मोदी जी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कब्जा कर लिया है। सारे चुनाव आयोग से लेके न्यायालय, सब जगह पर उनका जो दबाव है वो इतना है कि आप उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इस सब के बावजूद भी लास्ट अंत में क्या होता है कि धन बल का तगड़ा खेल होता है। धन बल का आप खेल देख ही रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, करप्टेड नेता रहे हैं, जिनको ये लोग खुद ही करप्शन की मतलब माला पहनाते थे और बताते थे कि ये जेलों में रहेंगे, चाहे जितने भी बहुत मतलब रहे, 90% लोग इनके यहाँ शामिल हुए और उन सबकी फाइलें बंद हो गई। तो जो आपका अभी सवाल था कि इस पर ये चीज़ जानते हैं कि अंत में हम अपना जो फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पे, जो इनका हिंदू मुसलमान का फार्मूला है, देखो ये पूरा चुनाव तो उसी पे लड़ते। किसी भाजपा के नेता को आप पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, 5 मिनट वो मंच से नहीं बोल सकता। 5 मिनट नहीं। ये हुआ भी एक लाइव डिबेट में और चैलेंज दिया गया था लेकिन नहीं बोल पाए। तो उसकी वजह है कि इनको उतना ही समझाया जाता है। इनके जो अंधभक्त हैं ये उतना ही समझते हैं कि ऐसा है कि हमको पाकिस्तान, अभी कोई भी आंदोलन होगा, किसान आंदोलन हुआ तो आतंकवादी, अब यह आंदोलन, इसमें भी पाकिस्तानी घुसा है। अरे भाई, सरकार आपकी है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब आप ही की सरकार है, तो पाकिस्तानी कहाँ चले आ रहे हैं? कांग्रेस ने ट्वीट भी किया था, शायद श्रीनिवास जी ने ट्वीट किया था कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान सब कुछ करवा रहा है। अभी याद है आपको, अभी कनॉट प्लेस पे कुछ दिन पहले ही मामला हुआ था, वो भी डिबेट चल रही थी। वो कह रहे थे कि देखो मोदी जी के आने से ये चीजें हो गई, तारीख में कसीदे पढ़ रहे थे और उसी वक्त हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है भैया कि जो सबसे मतलब डरावना चीज इस लोकतंत्र में, ये जो सबसे डरावनी चीज है वो यही हो रही है कि जो जनता है, मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब दोष जनता को इस समय दे रहा हूँ, क्योंकि जनता को अब लड़ना पड़ेगा। वो समय आ गया है। आप रोएंगे हम वोट नहीं देंगे आपको, आपका वोट चाहिए उनको कहाँ? आपका वोट चाहिए कहाँ? रात को निर्मला सीतारमण के हस्बैंड का जो बयान अभी हमने पढ़ा कि रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में वोट पड़ेगा, 4.5% वोट बढ़ गए, रात में वोट पड़ेगा। हम हारते देखेंगे तो हम ईवीएम बदलेंगे, हम हारते देखेंगे तो हम ईवीएम हैक करेंगे। सबकी नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, जो वोट नहीं दे रहे उनका वोट ही कट जा रहा है। तो इसलिए जनता को, जैसे कहा था, जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। ये वो समय आ गया है कि संसदें आवारा हो गई हैं, लोकतंत्र पे संकट है, संविधान पे संकट है, और इस संकट से अब खाली राहुल गांधी, खाली अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या वामपंथी लोग या जो भी एक, अब खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं बची। शब्द में कि जनता खुद, अब इनकी जिम्मेदारी जो है वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जनता को खुद मैदान में कमर कसना पड़ेगा। तो अगर इस समस्या से उनको निजात पाना है, वरना होता क्या है, यहाँ गैस, अब आपने देखा होगा दिल्ली में 400 रुपये किलो, हमारे गोंडा में 300 रुपये किलो गैस मिल रही है। गैस यही तो ये बताते थे कि वो वाली चीज फोटो याद करो जिसमें से लोग गैस लाइन पे लगते थे, वो शुरुआती दौर थे। सोचे कि 14 से पहले जितने में पूरा एक सिलेंडर आता था उतने में आज 1 किलो गैस आ रहा है। तो इसलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, जनता को
अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। हिंदू भी सुरक्षित हैं इस देश में, मुसलमान भी इस देश में सुरक्षित हैं, सिख, जैन, ईसाई, दलित, अगड़ा पिछड़ा सब सुरक्षित हैं। ये तभी खतरे में आते हैं जब महानुभाव की सरकार आती बिल्कुल है। सही बात। तो इसलिए ये चीज़ है कि इन महानुभावों को विदाई दीजिए। 18 घंटा काम करके थक चुके हैं और अब इनके पास काम करने की क्षमता नहीं बची है। दूसरे को मौका दें, अगर वो नहीं करेगा फिर देखा जाएगा। जो आखिरी बात कही आपने कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, अगर कोई खतरे में है तो वो इंसान है। और अगर आप लोग इंसानियत बचाना चाहते हैं तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोदी जी और योगी जी का विरोध कीजिए। आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए। वो जो नीतियाँ कुछ विशेष लोगों के लिए बनाई गई हैं, उनके फायदे के लिए बनाई गई हैं, उनका विरोध कीजिए और अपनी नीतियों के लिए, अपने हक की नीतियों के लिए आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।